तो क्लैश एट द कैसल पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो इस चैनल के जो ओनर है रेसल चैटर के रोहित पंत, उनका एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके चलते उनकी सर्जरी हुई है एब्डोमिनल एरिया में, और इस समय पर वो आईसीयू के अंदर है। और ऐसे में उनके लिए वीडियोस बनाना तो बहुत मुश्किल है, उनके लिए बोल पाना भी इसलिए मुश्किल हो पा रहा है, तो इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही है। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक वो वीडियो नहीं बना पा रहे तब तक मैं जाके वो वीडियोस बनाऊं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फिर वो बाद में आके क्लैश एट द कैसल रिव्यू कर रहा होगा जब आगे रॉ और स्मैकडाउन हो चुकी होगी। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर भेजा गया है। सो डोंट वरी, मैं सिर्फ एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आया हूँ। जैसे ही रोहित ठीक हो जाएगा वो आ जाएगा दोबारा से, और रोमन रेंस की रिटर्न जो कि आपको लग रही थी बहुत तगड़ी होने वाली है, उससे तगड़ी रिटर्न रोहित पंत की होने वाली है। सो डोंट वरी। और हाँ, उसी के साथ साथ सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हुई है, बढ़िया गई है। अब बस उसको रिकवर होने के लिए टाइम लग रहा है, और साथ साथ रोहित की रोज अपडेट मैं आपको देता ही रहूंगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लेसमेंट की तरह पे आया हूँ तो कोई भी आ गया हो। मैं भी भाई 2017 से वीडियो डाल रहा हूँ, 2005 से डब्ल्यूडब्ल्यू का फैन हूँ, एंड आई रियली होप आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो गैस सो मच चैटर्स, मैं हूँ 3DX चेतन, और आज क्लैश एट द कैसल का हम रिव्यू करने वाले हैं। बिकॉज क्लैश एट द कैसल में हमें ऐसी चीज देखने को मिली जो कि ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बट जिस तरीके से हुई कहीं ना कहीं हमें पसंद भी आई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं क्लैश एट द कैसल के स्टेज के बारे में, जहां पर ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जैसे कि वो पास्ट में स्टेजेस पे दिखाते आए हैं। हमें लगता है कि हर बार वो शायद से अच्छा पेपर व्यू है तो इसमें कुछ अलग करेंगे, शायद इसमें कुछ अलग करेंगे। ये लोग पायरो तक निकाल देते हैं और स्टेज पे कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई दी। तो एक जो होता है ना कि हाँ यार, इस पेपर व्यू का ये स्पेशल स्टेज था, कुछ भी नहीं हुआ। और जब आप दूसरी कंट्री में जाता हो एटलीस्ट तब तो आप कुछ कर ही सकते हो, लेकिन इनके पास तब भी टाइम नहीं मिलता। बट खैर, इनको अगर कोई बचाता है तो वो कौन है? क्राउड। हम क्राउड की भी बात करते हैं, क्योंकि जो बैकलैश फ्रांस की क्राउड थी उसने एक अलग ही बार सेट कर दिया था, और इस क्राउड से भी हमें भी कुछ ऐसी उम्मीदें थी, क्योंकि इसके पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने ट्रिपल एच का थीम सॉन्ग गाते हुए देखा था ऑडियंस को। लास्ट टाइम जब हमने बैकलैश फ्रांस की क्राउड देखी थी, उसने रैंडी ओटन का थीम सॉन्ग गा के लोगों को बता दिया था कि रैंडी ओटन का थीम सॉन्ग भी गाया जा सकता है एज क्राउड। और इस क्राउड ने ये बताया कि नहीं भाई, हम तो ट्रिपल एच का थीम सॉन्ग गा के बताएंगे। और बताओ, अब मैं ये कह रहा हूं भाई, ये क्या कंपटीशन चल रहा है कि क्राउड्स के बीच में कि भाई अलग अलग थीम सॉन्ग गा के दिखाएंगे? बट आई वाज हैप्पी कि अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि क्राउड तो धांसू होने वाली है। और मैं कहूंगा कि एक्चुअली लेजिट अच्छी थी। अब हर बात पे वो कुछ नहीं बोल, जैसे कि लाइक बैकलैश फ्रांस की क्राउड में हमने देखा था कि 1-2 और किकआउट होने के बाद वो अपना कुछ तो डायलॉग बोल रहे थे, यहां पर ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी। सो मैं कहूंगा कि लाइक बहुत बेहतरीन भी नहीं थी, बेहतरीन से थोड़ा सा नीचे बस। शो की तरफ भी बढ़ लेते। सबसे पहले कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिला। 26वां आई क्विट मैच था इन डब्ल्यूडब्ल्यूई's हिस्ट्री, और इस आई क्विट मैच के अंदर ट्रिपल एजे स्टाइल्स जो है वो अनडिफिटेड जा रहे थे। यानी कि इसके पहले जितने भी आई क्विट मैचेस लड़े और सारे के सारे टीएनए में लड़े थे वो अनडिफिटेड थे एजे स्टाइल्स के लिए। तो क्या ये भी अनडिफिटेड होने वाला था? ये बहुत बड़ी वाली बात थी। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस मैच की जिस तरीके से स्टार्टिंग होती है, जिस तरीके से इसका पेस होता है, आते ही टेबल निकालनी शुरू कर दी, तो एटलीस्ट इंटेंशन हमें पता चल गई थी कि हाँ, ये क्या करने वाले, ये ऑडियंस को एंटरटेन करने आए हैं बस। और बैक स्टेज भी चले जाते ये लड़ने के लिए। मैं तो चाह रहा था कि बैक स्टेज में और भी दूर तक जाते, और भी देर तक वहां पर लड़ते। ये दोबारा से जब रिंग के अंदर आ गए, मेरे को थोड़ा कुछ उतना कुछ खास पसंद आया नहीं, बट ठीक है। अनाउंसर टेबल पर ब्रेन बस्टर मारा कोडी रोड्स को एजे स्टाइल्स ने, और इसके बाद से एजे स्टाइल्स ने पूरा काबू कर लिया था मैच के अंदर। और बेस्ट पार्ट तब लगा जब एजे स्टाइल्स ने कोडी रोड्स की मम्मी को टीज करना शुरू कर दिया, जो कि रिंग साइड पे बैठी थी। अब एजे स्टाइल्स ऐसा कर रहा है, ये सोचने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार एजे स्टाइल्स ऐसा कर रहा है। लाइक आप वही बंदे हो जिसके साथ समोआ जो ने वेंडी वाली चीज करी थी, ओ वेंडी, अब वही चीज आप थोड़ा कोडी रोड्स की मम्मी के साथ करने की कोशिश कर रहे हो। और उसी के साथ साथ कोडी रोड्स को खून निकाल दिया पूरा मुंह से। अब कोडी रोड्स तो फेमस ही है इस चीज में, ऑल एलीट रेसलिंग से हमने देखा है कि बंदा कुछ भी होता है मुंह पर तुरंत खून आ जाता है, और यही हुआ भी आज भी। एजे स्टाइल्स ने कोडी रोड्स को खून निकाल दिया। क्राउड गुस्सा हो गई, क्राउड ने FU की चैंट्स लगानी शुरू कर दी एजे स्टाइल्स के लिए। मैं कह रहा भाई, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया जहां पर एजे स्टाइल्स के लिए FU की चैंट्स लग रही है। आई एम लाइक ब्रो, आई एम डेफिनेटली लिविंग इन अ डिफरेंट यूनिवर्स। और उसी के साथ साथ ये तो हो गया, तो इसमें भी स्टाइल्स क्लैश लगाने की सोच रहा है एजे स्टाइल्स, वो भी स्टील स्टेप से।
अब देखो 1 2 3 तो करना नहीं, यहाँ पे आई क्विट बुलवाना, तो आई क्विट बोलने के लिए यहाँ पर कोई तगड़ी चीज तो करनी बनती थी, और स्टाइल्स क्लैश वो भी स्टील स्टेप्स पे, तो भाई इससे तो कोई तगड़ी चीज हो नहीं सकती थी। लेकिन थैंकफुली वो उन्होंने वहां पे अवॉइड करी, उसने कहा कि भाई जो पहले स्टील स्टेप्स पे स्टाइल्स क्लैश पढ़नी थी वो पड़ गई है, अब नहीं पढ़ने दूंगा मैं। उसके अलावा जो गर्दन तोड़ी एजे स्टाइल्स ने, चेयर फंसा के कोडी रोड्स के मुंह पे और फिर जो लात मारी है, माय गॉड, मेरे को लगा कि आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोडी रोड्स की टाइटल जा रही है और जितने भी रोमन रेंस के फैंस है खुश होने वाले, क्योंकि रोमन रेंस के फैंस का इस समय यही है कि भाई कोडी रोड्स के टाइटल कैसे भी जाए, कोई भी हराए उसे। एट दिस पॉइंट अगर जेम्स एल्सवर्थ भी हराएगा तो लोग खुश हो जाएंगे कि यस, बड़ा आया था रोमन रेंस को हराने वाला है। बट नहीं, मैं कहूंगा कि एजे स्टाइल्स ने मारा तो बहुत बुरी तरह भाई, सब चेयर में फंसा के मारा, उसी के साथ साथ कैंडो स्टिक से मारा, और जब बेल्ट मारी, बेल्ट से तो नॉस्टैल्जिया ही आ गया यार कोडी रोड्स को। अगर पता नहीं होगा तो ऑल एलीट रेसलिंग में कोडी रोड्स और बेल्ट का एक अलग ही रिलेशन था। जब एमजेएफ ने 10 बेल्टें मारी थी बेचारे की पीठ पे, तो पूरा नॉस्टैल्जिया दे दिया। उसने कहा कि ले भैया पुराने दिनों को याद कर दे। और पूरे मैच में जो डोमिनेशन था ना, मैं कहूंगा कि एजे स्टाइल्स आपने एक उम्मीद की किरण जगा दी थी कि नहीं यार, आज शायद से हमें एक चैंपियन नया देखने को मिलेगा। लेकिन यार आंटी जी ने धोखा दे दिया, आंटी जी ने आके थप्पड़ मार दिए 3। मेरे को तो ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट में लिखा था एक थप्पड़ मारूंगी मैं, लेकिन एक थप्पड़ मारने के बाद उनका रिएक्शन देखना, ऐसा लगा उन्हें आया मजा, और उसके बाद 2 थप्पड़ उन्होंने एक्स्ट्रा मारे और उसके बाद हंसी भी है। ऐसी बेइज्जती एजे स्टाइल्स की भाई मैं नहीं सहता। मैं एजे स्टाइल्स की जगह होता मैं लिटरली नहीं सहता। एजे स्टाइल्स ने तो चेयर निकाल भी ली थी और हो सकता है कि कुछ कर भी देता, लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं यार मैं तो एजे स्टाइल्स हूं, मैं क्यों हाथ उठाऊं। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था। उस थप्पड़ के बाद से तो बेचारे एजे स्टाइल्स को ऐसा स्पॉट झेलना पड़ा कि बंदे ने तो यहाँ पे चेन बांधी पूरा कि फिनोमिनल फॉरआर्म मारूंगा चेन से। जैसे ही उछला कोडी रोड्स ने चेयर मारी तो चेयर लगी एजे स्टाइल्स के, और चेयर लगने के बाद जो नीचे टेबल थी उस टेबल पे जाके गिरा। और मेरे को पता इससे ज्यादा एक्सट्रीम स्पॉट तो क्या ही मिलता बेचारे को। अब एजे स्टाइल्स के साथ ये हो गया, उसके बाद अंदर ले गए, 3 क्रॉस रोड्स भी पड़े, कोडी रोड्स का कोडी कटर भी पड़ा, लेकिन फिर भी आई क्विट नहीं बोला, उल्टा स्क्रू यू भी बोल दिया। हम लाइक ब्रो 3 कोडी रोड्स के फिनिशर पढ़ने के बाद भी अगर आप आई क्विट नहीं बोल रहे हो तो ये बेइज्जती है बेचारे कोडी रोड्स की। अब कोडी रोड्स भी कह रहा है कि यार अब क्या करूं मैं, इतना तो मैंने सब कुछ कर दिया। तो फिर कोडी रोड्स को आइडिया था, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, नीचे से ज्यादा स्टील स्टेप्स उठा के लाता है, और उतने में मारने से पहले ही को एजे स्टाइल्स ने बोल दिया आई क्विट, मेरे से नहीं होगा, कि भाई अगर मेरे पे पड़ गया तो क्या होगा। उससे ज्यादा तो एजे स्टाइल्स ये डर गया कि इसने उठा कैसे लिया इतना भारी, इसीलिए बेचारे ने आई क्विट बोल दिया होगा। बट आई कैन अंडरस्टैंड। और मैं ये कहूंगा कि कोडी रोड्स आपने ये मैच तो जीत लिया, टाइटल तो आपने रिटेन रख ली, लेकिन इसका सबसे बड़ा थैंक यू तो अपनी मम्मी को बोल देना, क्योंकि उनके 3 थप्पड़ की वजह से ही एजे स्टाइल्स इतना यहाँ पे आके पिटा है, क्योंकि उसके पहले तक तो पूरा मोमेंटम एजे स्टाइल्स के हाथ में ही था। मैं कहूंगा कि ये मैच ऑब्वियसली इनके जो पहले मैच हुआ था बैकलैश के अंदर उस वाले मैच से तो बहुत अच्छा था, और मैं पहले भी कह रहा था कि इनकी स्टिपुलेशन होनी चाहिए थी, बट अब डाल के इन्होंने बता दिया कि हाँ क्यों उस टाइम पे भी स्टिपुलेशन की नीड थी। बट अल्टीमेटली बाद में वो जो स्टेल स्टेप्स थी वो फाइनली मार ही दिए एजे स्टाइल्स के ऊपर। कोडी रोड्स ने नजरें मिलाई थी अपनी मम्मी से, पता नहीं क्या सिग्नल दिया, बट देन स्टील स्टेप्स बेचारे एजे स्टाइल्स के ऊपर मार दी। अब क्या ये राइवलरी कंटिन्यू रहेगी? आई डोंट नो। लग तो रहा है जिस तरीके से स्टील स्टेप्स पड़ी है, बट लग नहीं रहा इसीलिए बिकॉज उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो फिर सोलो सिकोआ, टामा टोंगन, टांगा लोआ आके अटैक कर देते और रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस आ जाते बचाने के लिए। वहां पर अलग ही 6 मैन का ब्रॉल चल रहा है। मैं कह रहा हूं ब्रॉल हटाओ, क्योंकि उस ब्रॉल में तो उतना मजा नहीं आया जितना मजा तब आया जब रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को ऐसी नजरों से देखा। मैंने कहा यार अब कुछ भी हो जाए, एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का कितना अच्छा मैच हो, हमें ये रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का चैंपियनशिप मैच चाहिए। क्योंकि जिस कातिलाना नजरों से रैंडी ऑर्टन ने देखा था ना, ऐसा लग रहा था ये तो आंखों से खींच लेगा चैंपियनशिप। और इस समय पर अगर रोमन रेंस की फैंस की कोई इकलौती अगर कोई सेवियर बन सकता है तो वो रैंडी ऑर्टन ही है, वो ही हरा सकता है इस समय पर कोडी रोड्स को। सो लेट्स सी कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का प्रोग्राम कब चालू होता है। ऑब्वियसली चालू तो होने ही वाला है। उसके अलावा होम टाउन हीरोज एल्बा फायर एंड आइला डाउन वर्सेस शाइना बेजलर एंड ज़ोई स्टार्क वर्सेस जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर के बीच देखने को मिला ट्रिपल थ्रेट वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। ऑब्वियसली यहां पर अगर जेड कारगिल और बियांका बेलेयर हारती तो शॉकिंग होता। मैं आपको सिर्फ
इस धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओगे वहां पर जेड कारगिल और बियांका का हारना एक शॉकिंग फैक्टर माना जाता। एंड गेस व्हाट, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्रिगर पुल कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि यार नहीं, हम सिर्फ होम टाउन हीरो को इसीलिए नहीं जिता रहे हैं क्योंकि वो होम टाउन हीरोज है, बल्कि इसीलिए भी जिता रहे हैं क्योंकि टैलेंट है। पर जिस तरीके से आइला डाउन ने लास्ट में जेड कारगिल को उठा के फेंका और खुद जाके पिन कर दिया, मेरे को लगा वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेहनत तो कारगिल और बियांका ने बहुत तगड़ी वाली करी थी। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अल्बा फायर और आइला डाउन ऐसे ही जीत गए, क्योंकि ये पूरा मैच अगर आप देखोगे क्रिएटिवली इट वाज गुड, लाइक बोरिंग बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि आपको मैच कार्ड में लग रहा होगा। बट अल्टीमेटली जब ये एग्जीक्यूट हुआ मजा आया। न्यू चैंपियंस हमें देखने को मिले हैं, न्यू टैग टीम चैंपियंस, और कारगिल एंड बियांका का मेरे को लग रहा है यहां से वर्सेस मोड शुरू हो जाएगा, यानी कि कारगिल वर्सेस बियांका। अभी हम बात करते हैं चैड गेबल एंड सैमी ज़ेन के मैच के बारे में। सबसे पहले तो चैड गेबल के साथ ओटिस एंड मैक्सिन डुप्री आई। अब मैक्सिन डुप्री उस तरीके से क्यों दिख रही थी, आई डोंट नो, क्या ब्रेकअप हुआ उसका, आई डोंट नो कि क्या मजबूरी रही थी उसका इस लुक के साथ आने का, बट कुछ तो गलत हुआ था उसके साथ, और नहीं हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि अब होने वाला है। सैमी की भी एंट्री होती है, सैमी की एंट्री पे अंकल हाउडी के कोड आ गए। मैंने कहा यार सैमी ज़ेन क्या ऐसे ही रखा, तुम अंकल हाउडी का कोड दिखा रहे हो इस बच्चे बेचारे के ऊपर। पर मेरे को थोड़ा ये भी लगा कि कहीं इस मैच में तो अंकल हाउडी का डेब्यू देखने को नहीं मिलने वाला, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली अंकल हाउडी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, अंकल है तो अंकलों वाला टाइम लेने वाला है पूरा। और सैमी के लिए तो मस्त सॉन्ग गा रहे थे स्टार्टिंग में, आपने मैच के अंदर देखा होगा सैमी के लिए बहुत बढ़िया जो क्राउड थी वो गा रही थी, जैसे कि पता नहीं ऑलरेडी गाना सब लोग रट के आए थे और ऐसे गा रहे थे जैसे कि अब तो बारिश होने वाली है, झूम रहे हैं ना मोर की तरह, अब तो पक्का बारिश आने वाली है। बट चैड गेबल और सैमी ज़ेन के इस मैच के अंदर, चैड गेबल के अंदर मेरे को थोड़ी सैडनेस दिख रही थी, एज इफ ही न्यू कि वो हारने वाला है। बट नहीं, मैं मैच कहूंगा कि रेसलिंग वाइज, लाइक कोट एंड कोट रेसलिंग वाइज, इट वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी है मजा आ गया। लेकिन चैड गेबल के जो षड्यंत्र थे, जैसे कि टाइटल लेके आना बट मैक्सिन को दे देना, क्योंकि जब मोमेंट आएगा तो फिर मैक्सिन मारेगी, लेकिन मैक्सिन ने मारा नहीं, मैक्सिन ने बिल्कुल भी मदद नहीं करी चैड गेबल की। तो फिर चैड गेबल ने उसको डांटने के लिए ऊपर बुलाया, तो हेलुवा किक ऑलमोस्ट पड़ते पड़ते बची मैक्सिन डुप्री पे। बेसिकली चैड गेबल पहले तो ऐसा लग रहा है अपनी आर्मी को ही डिस्ट्रॉय करेगा और फिर जाके ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करेगा, बट ओटिस ने मैक्सिन को बचाया और ओटिस फेस टू फेस आ गया भाई साहब चैड गेबल के कि भाई तू क्या कर रहा है तू अपने बंदों के साथ। लेकिन ओटिस ने बुलेट ली चैड गेबल के लिए, क्योंकि सैमी ज़ेन जब ऊपर से आके उछल के गिरा तो ओटिस के ऊपर गिरा। बट ऐसा नहीं कि ओटिस ने जानबूझ के किया, वो चैड गेबल ने उसको जबरदस्ती खींच दिया। पता नहीं ओटिस को ये कब चीज दिखेगी कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को यूज किया जा रहा है, तेरा इतना बड़ा साइज है, तेरे को यूज किया जा रहा है, भाई समझ जाना गलती से। फिर बाद में गेबल ने अटैक कर दिया मैक्सिन डुप्री को, मैक्सिन गिर गई और उसके बाद तो ओटिस फटने को हो गया। ऐसा लगा कि अब ये जो बंदा है ना, ये जो बम है, मैं इसको इंसान नहीं बोलूंगा कि अब ये, क्योंकि अब ये बम है, क्योंकि इतना जो सब बिल्ड होता जा रहा है ना, अब ये एक्सप्लोड होने वाला है। कहां पर होगा, किस पर होगा, वो देखने वाली बात है। ऐसा लगा कि चैड गेबल पे होने वाला है, बट अल्टीमेटली कहीं नहीं हुआ। ही चोज मैक्सिन डुप्री, मैक्सिन को उठा के ले गया जैसे कि अपने पुराने दिनों में मैंडी रोज को उठा के ले जाता था, और वहां से चला गया। चैड गेबल बेचारा अकेला बच गया, और अकेला बच गया तो हलवा किक पड़ गई। अब हलवा किक पड़ गई, सैमी ज़ेन ने टाइटल भी रिटेन कर ली। मेरे को ये बताओ कि इससे शिक्षा क्या मिलती है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि मैच होने से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन मत करो। चैड गेबल ने बता दिया कि भाई मैंने तो डब्ल्यूडब्ल्यू रीसाइन कर लिया, मैं यहीं पे रहने वाला हूं, और उसके बाद देख लो क्या हो गया, हार गया। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, कम से कम बेचारे को टाइटल तो मिल जाती, पोपट हो गया बेचारे का। यार बहुत बुरा लगा चैड गेबल के लिए, बट अल्टीमेटली स्टोरी लाइन में अब ये है, मेरे को लगता है बहुत तगड़ी पनिशमेंट मिलने वाली रॉ के अंदर चैड गेबल की तरफ से। लेकिन मैच की मैं बात करूं, मैच धुआंधार था। इसके बाद में होम टाउन हीरो आती है पाइपर नाइवन, जिसका मैच होता है बेली के अगेंस्ट, जो कि बर्थडे गर्ल है। यप, एक होम टाउन हीरो और एक बर्थडे गर्ल, किसको सपोर्ट करे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्राउड तो ऐसी थी कि दोनों को सपोर्ट करने वाली थी, बट मैं कहूंगा कि उतना कुछ खास रिएक्शन मिल नहीं रहा था पाइपर नाइवन को। एंट्रेंस के टाइम पे भी हमें वो पता चली गया था। चेल्सी ग्रीन को तो आते ही निकाल दिया, और लेकिन दोबारा से भी आई चेल्सी, तो मास्क वास्क पहन के पूरी लूचा डोर बन के आई, क्योंकि चेल्सी ग्रीन थोड़ी है वो तो लूचा चेल्सी है, तो वो एक डिफरेंट पर्सन है। लेकिन फिर भी बेचारी पाइपर नाइवन नहीं जीत पाई। क्या लगा था अल्बा फायर और आइला डाउन जैसा होगा, क्या लगा था नाया जैक्स जैसा डोमिनेशन देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा बेली ने अपना कौन सा वो क्रूसिफिक्स ड्राइवर मारा, जो कि बहुत ही यूनिक मूव था पाइपर नाइवन को लगाने के लिए, और अल्टीमेटली मैच रिटेन कर लिया। मेरे को ऐसा लगा कि अगर पाइपर नाइवन नहीं जीत रही थी तो उस हिसाब से तो ये मैच लंबा खिंच गया, क्योंकि अगर पाइपर नाइवन जीत रही होती तो फिर सेंस भी बनाता, लेकिन अब तो इट डिडंट मेक सेंस। ऐसा लगा कि इससे ज्यादा जल्दी खत्म कर देते ये तो, क्योंकि ये तो फिर वही बात है कि होम
होम टाउन था, इसीलिए इसको इतना बड़ा मैच मिल गया, अदरवाइज इस पे कोई ध्यान भी नहीं देने वाला था और ये होगा भी, ध्यान देगा भी नहीं अब कोई। एंड फाइनली आता है मेन होम टाउन हीरो, मेजर होम टाउन हीरो, रिसेंटली इलेक्टेड स्कॉटिश रेसलिंग हॉल ऑफ फेम में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द चैंपियन डेमियन प्रीस्ट, एल कैंपियन जैसा कि ये कहते हैं, और इस समय पर मोस्ट वांटेड इन स्कॉटलैंड, लेकिन अब तो मेरे को लगता है मोस्ट वांटेड का टैग कोई और ले गया है। बट ये ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का जो मैच था, दोनों लंबे ठाड़े, ऑलमोस्ट एक ही हाइट के, ऐसा लगा कि यार एक तरीके से फिट भी है इन दोनों का मैच लड़ना, राइट। और ड्रू मैकिंटायर के लिए तो नॉइस मीटर ही निकाल दिया, नॉइस मीटर तो खैर पहले ही निकाल दिया था, लेकिन नॉइस मीटर निकाल दिया क्योंकि क्राउड ऐसी है तो वो नॉइस को कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस नॉइस मीटर को रॉ और स्मैकडाउन में भी लाना, मेरे को देखना है कि जब 0 पे नॉइस मीटर रहता है तो फिर आप कैसे दिखाते हो इसको टेलीविजन स्क्रीन पर। ये अमेरिका में भी जाना चाहिए, मेरे को देखना है। ऑब्वियसली डेमियन प्रीस्ट को बहुत तगड़ी वाली बू मिली, डेमियन प्रीस्ट को नहीं चाह रहे थे लोग जीते, पब्लिक एनिमी नंबर 1 एज दे सेड। और आते ही मैच शुरू होते ही बाहर फेंक दिया डेमियन प्रीस्ट को, उड़ के मारा ड्रू मैकिंटायर ने डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। मैंने कहा भाई मैच तो बहुत तगड़े से शुरू हो चुका है, ये होती है स्टार्टिंग, ये होती है इंटेंशन, और जो क्राउड डिजर्व करती है इन्होंने वो चीज दी थी। लेकिन सबसे वर्स्ट मोमेंट आया मैच से, जब डेमियन प्रीस्ट भी वही सेम चीज करने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फंस जाता है और वो बेचारा उल्टा होकर ऐसे पलट जाता है। भाई मेरे को लगा बंदे की टांग टूट गई, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट था जहां पर टांग टूटने के पूरे चांसेस थे। टांग टूटना अंदर से कोई मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, पूरी टांग ऐसे मुड़ जाती, लेकिन थैंकफुली कुछ भी नहीं हुआ, जहां तक अभी तक मेरे को पता है कोई भी इंजरी नहीं है, ये ही सेफ। और उसके बाद भी बंदा अच्छा खासा लड़ा है। तो ये है कि उसके बाद काफी अच्छी पिटाई भी करी दोनों ने एक दूसरे की, फ्यूचर शॉक डीडीटी पड़ी लेकिन नहीं जीते, उसके बाद इनका रेजर एज पड़ा, उस पर भी नहीं जीते। तो ऐसा लग रहा था कि दोनों की तरफ से थोड़ा 50-50 हो रहा है, वो भी मार रहा है ये भी मार रहा है, दोनों में से कोई भी जीतने को नहीं हो रहा है। पता है मेरे को कौन सा अच्छा मोमेंट लगा, जब ग्लासगो केस मारा ड्रू मैकिंटायर ने, तो कमेंटेटर बोलता है ग्लासगो केस, लेकिन यहाँ पर तो लोग सिर्फ केस बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लासगो में तो हो ही रहा है, अब अपने ऐसे ही थोड़ी अपने में नाम रख देंगे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कमेंटेटर की तरफ से। और मेरे को इस मैच से जो किप अप था ना ड्रू मैकिंटायर का, जिसमें वो बेहोश होते हैं फिर अचानक से उठते हैं, वो मेरे को ड्रू मैकिंटायर का अब तक का बेस्ट किप अप लिखा, क्योंकि जिस तरीके से वो डांस करते हुए उठते हैं, मेरे को ऐसा लगा कि भाई किप अप तो कम होने वाला है और है गर्मी पे डांस जल्दी शुरू होने वाला है। बट ओवरऑल पूरा क्राउड में फील हो चुका था ड्रू मैकिंटायर को कि हाँ यार अब ये ही बंदा जीतने वाला है, अगर ये नहीं जीता तो कुछ कांड कर देगी जो ऑडियंस है। और हैट्स ऑफ टू ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट टू, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़ा ऐसा लगा कि हाँ ये कोई वो बंदा नहीं जिसको कोई भी आके हरा के चला जाएगा जस्ट बिकॉज वो उसका होम टाउन है। मेहनत उसने भी बहुत तगड़ी करी। जैसे ही मैं ये सोच रहा था उसको नीचे ले जाके क्लेमोर मारी, उसके मुंह पे बैरिकेड तोड़ दिया और ऐसा लगा कि अब तो खत्म हो गया। लेकिन मेरे को ये बताओ उसके बाद जब अंदर गया तो फिर चॉकस्लैम कैसे मार दी डेमियन प्रीस्ट ने? इतनी बड़ी क्लेमोर पड़ी आपके ऊपर, आप जैसे ही अंदर जाते हो आप चॉकस्लैम मार देते हो ड्रू मैकिंटायर को, और उसमें भी फिर बंदा किक आउट कर जाता है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है हो कैसे रहा है, इनके पास इतनी जान आ कैसे रही है। और इसमें फिर इसके बाद जो एक और मोमेंट आया भाई, मैं कह रहा यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट ने टॉप रॉप से हरिकेन राना मारता है ड्रू मैकिंटायर को, थोड़ी सी उसके पैर में लगती है, ड्रू मैकिंटायर को ओपनिंग दिखती है और इतनी तगड़ी क्लेमोर लगती है, वन ऑफ द बेस्ट क्लेमोर जो कि अब तक थी, क्योंकि जो साउंड आती है, जो इंपैक्ट आता है, जो सेल करता है डेमियन प्रीस्ट इतना अमेजिंग का। लेकिन उसमें भी किक आउट, वो बेस्ट किक आउट था पूरे कार्ड में, क्योंकि उसमें ड्रू मैकिंटायर जीत गया था, लेकिन मुझे लगता है कि फिर बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था उस किक आउट में। लाइक मजा आ गया उस वाले किक आउट को तो देख के, और लग रहा था कि भाई बिना सीएम पंक के तो कुछ होगा ही नहीं। अब फिर रेफरी पे भी अटैक होने वाला था लेकिन बच गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेन इवेंट और रेफरी बच गया, लेकिन फिर अल्टीमेटली बेचारे पे अटैक हो ही गया और ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर मार दी और वो पिन कर रहा है 1 2 3, क्राउड कर रही है लेकिन रेफरी नहीं आ रहा। अल्टीमेटली रेफरी आता है, पीछे के एंगल से दिख रहा होता है, रेफरी आ गया 1 2 रुक गया, रेफरी रुक गया। क्यों? क्योंकि वो सीएम पंक था। भाई सीएम पंक रेफरी की टी शर्ट पहन के आ गया, पूरे स्कॉटलैंड को साइलेंट करने के लिए वहां का पैट कमिंस बन के आया ये बंदा, और अकेले ड्रू मैकिंटायर को हरवा दिया क्योंकि उसके पहले लो ब्लो भी मारी और फिर वहां से चला गया। और डेमियन प्रीस्ट ने अपना वहां पर अपना फिनिशर दिया एंड बूम, इट्स ऑल ओवर।
ही इज स्टिल द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और ड्रू मैकिंटायर के साथ लगातार दूसरी बार क्लैश एट द कैसल में हुआ। लास्ट टाइम रोमन रेंस के साथ हुआ जब सोलो सिकोआ ने इंटरफियर किया, और इस बार सीएम पंक ने इंटरफियर करके चैंपियनशिप कॉस्ट करी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जब भी ड्रू मैकिंटायर अपने एरिया में आता है इसके साथ ऐसा क्यों होता है, और इस बार वाली जो थी ये तो बिल्कुल ही होम टाउन में थी, और ऐसे में सीएम पंक के साथ बहुत बुरा होना बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस रॉ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को एक गाड़ी में डाल के उड़ा देगा। इतना मेरे को लग रहा है गुस्सा आ रहा होगा ड्रू मैकिंटायर को। बट दिस मैच वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वेड बैरेट को तो इतना गुस्सा आ गया, उसने बोल दिया कि मैं तो कहता हूँ कि सीएम पंक को फायर कर दो। भाई वेड बैरेट भाई सब ठीक है भाई, मैं भी चाहता हूँ ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने, लेकिन इतना तो मत बोले, इतनी मेहनत करी थी हमने सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई लाने में और तुम दोबारा से फायर करने को कह रहे हो यार। ऐसा मत करो यार। ये तो फादर्स डे था शायद, इसीलिए उसने दिखा दिया कि भाई फादर कौन है हो सकता है इसीलिए किया होगा। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि आज का शो लाइक जो कल रात में हुआ था शो क्लैश एट द कैसल, इट वाज डेफिनेटली अमेजिंग। ऐसा नहीं था कि कहीं पर भी बोरियत हुई थी, बट हाँ पाइपर नाइवन वाला मैच मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, अदरवाइज तो इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। 5 कार्ड की जो मैचेस है ये कमाल के हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली कमेंट्स में भी आप अपने लिख के बताना थॉट्स, आपको कैसा लगा, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।